अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। नई तारीख रकम होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट सबसे अहम केस का फैसला कल सुनाएगी और दोनों सूरतों में तारीख रकम होगी, चाहे फैसला मियां नवाज शरीफ के हक में आए या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सबसे बड़े केस का सबसे बड़ा फैसला कल आएगा। चंद घंटों बाद पता चल जाएगा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अहल रहेंगे या अहल नहीं रहेंगे। ये मुल्क की सियासी तारीख का अहम तरीन फैसला होगा, मुस्तकबिल की सियासत के रुख का तयन भी करेगा और शायद बदलेगा भी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच अहम तरीन फैसला सुनाएगा। आज अदालत ने जो कन्फ्यूजन पाई जाती थी, मुतादिद जो माहिर कानून हैं हमारे शोज में भी आते रहे, पूरे मीडिया पर आकर कहते रहे, किसी ने कहा कि 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा, किसी ने कहा 5 रुकनी। आज अदालत ने बता दिया कि फैसला जो ओरिजिनल पैनामा बेंच था 5 रुकनी वही करेगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। और ये वही बेंच है जिसने 4 जनवरी से 23 फरवरी तक पैनामा केस सुना। फिर 26 समातों के बाद 20 अप्रैल को 2 जजेस जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया। अब कल ये जो 2 जजेस हैं इनका फैसला क्या वही रहेगा? बाकी 3 जजेस में से किसी एक ने इनकी तरफ जाना है तो वजीर आजम नाअहल हो सकते हैं, या ये 2 जजेस भी अपना फैसला बदल सकते हैं? ये हम पूछेंगे आज माहिर कानून से। मगर अगर ये 2 जजेस फैसला बदल सकते हैं, इसकी कानूनी गुंजाइश मौजूद है, तो फिर इन 2 जजेस ने बाकी ने जो जीआईटी की प्रोसीडिंग्स थी वो तो सुनी नहीं। जो जीआईटी की प्रोसीडिंग्स पर मुख्तलिफ वकला ने दलाइल दिए शरीफ खानदान के और पटिशनर ने, वो तो सुने नहीं। तो फिर ये मामला क्या होगा? बाकी 3 जजेस ने नाअहली के बजाय मजीद तहकीकात पर इत्तफाक किया। फिर 13 सवालात की मजीद खोज के लिए जीआईटी बनी, उस जीआईटी ने फैसला दिया, उस पर समातें हुई और अब ये फैसला होने जा रहा है। आज चौधरी निसार साहब ने भी आए फाइनली मीडिया के सामने, पार्टी नहीं छोड़ रहे वो, मगर मियां नवाज शरीफ साहब को नसीहतें की, खुशामदी हैं इशारों में बताया, मियां नवाज शरीफ साहब के आसपास ये बात भी की, साथ में उन्हें नसीहत की कि अगर आप डिस्क्वालीफाई ना हो अपने कदम ज़मीन पर रखिएगा और अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो मुल्क की खातिर जिम्मेदारी दिखाइएगा। ये सारी बातें उनकी तरफ से की गई। कानूनी पहलू क्या है इस पर बात करेंगे। नून लीग में क्या हो रहा है, हाउस ऑफ शरीफ में क्या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रफीक साहब बहुत शुक्रिया। साद रफीक साहब कितनी परेशानी है, कल सुबह 11:30 पर फैसला आना है। 3 रुकनी बेंच ने फैसला नहीं करना, उसी 5 रुकनी बेंच ने करना है, जिसमें से 2 जजेस पहले ही अपना फैसला दे चुके। एक जज ने सिर्फ उस तरफ जाना है और मियां नवाज शरीफ ने डिस्क्वालीफाई हो जाना है। कितनी परेशानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब साहब, परेशानी वाली तो मेरा ख्याल है कोई बात नहीं है, क्योंकि पीएमएलएन ने अपनी सियासी जिंदगी में बहुत से नशेबो फराज देखे हैं और बड़े बड़े धचके भी हमने बर्दाश्त किए हैं। हमें नहीं मालूम सुबह क्या होगा, वो तो अल्लाह करीम को मालूम है या जज साहिबान को पता होगा कि क्या होगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे कानूनी मशीर जो है उन्होंने हमें जो राय दी और जो बात बताई है उसके मुताबिक जो समझ नहीं आ रहा वो ये है कि 2 फाजल जज साहिबान तो पहले ही अपनी राय का इजहार फरमा चुके हैं और हमारे कानूनी मशीरों की दानिश में ये एक नया बेंच था जिसके अंदर जेआईटी की रिपोर्ट को डिस्कस किया गया है, हमारा मौकफ सुना गया, इस जो मुद्दईयान है उनका मौकफ सुना गया। अब जो 2 फाजल जज साहिबान पहले ही ये फैसला दे चुके थे डिस्क्वालिफिकेशन का, वो करप्शन की बुनियाद पे नहीं बल्कि तकरीर की बुनियाद पे दिया था, उन्होंने तो जेआईटी की रिपोर्ट को उस तरीके से उनके सामने वो पेश ही नहीं हुई, यानी ना सवाल हुए ना जवाब हुए, ना इस्तगासा का मौकफ आया ना हमारा मौकफ आया। तो बहरहाल ये एक अब बेंच बना है, तो हमने सुना है कि ऐसी कोई नज़ीर पाकिस्तान में पहले मौजूद नहीं है। जैसे जीआईटी बनी थी तो वो भी पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने हमने सुना है बनाई थी, जो हमें वकला साहिबान बताते हैं। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा जी, जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह ताला उसको फेस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से तो ज़ाहिर है खैर की तवक्को रखनी चाहिए, मगर इंसान अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाता है। कल तक नहीं मान रहे थे आप कह रहे थे ऐसी कोई डिस्कशन हो ही नहीं रही, मामला हो ही नहीं रहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के बाद वजीर आजम किसने बनना है, अगर शहबाज शरीफ साहब ने बाद में बनना है तो इंटरिम किसने बनना है। तो अब ना कहिएगा कि अभी तक बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कुछ 13.5 घंटे रह गए हैं फैसला आने में, आप अब भी ये कहेंगे? ले शाहजेब, बात यह है कि अभी तक इस पे बात नहीं हुई। अभी हमने सूप पिया कुछ दोस्तों ने बैठ के गपशप की है, लेकिन पीएम साहब तो पीएम हाउस में है, तो इस पे कंसल्टेशन जो है वो पहले करने की शायद जरूरत भी नहीं थी। देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। हम क्यों कोई ऐसी सोचें कि
जिससे कोई और सिचुएशन निकलती हो, अल्लाह खैर करेगा। मतलब फिर साथ ये बताया ना कि कह तो रही है नून लीग, आप कह रहे हैं खैर करेगा, फैसला मानेंगे भी, मगर फैसला मानना एक बात है और फैसला कबूल करना दूसरी बात है। और अगर एक सियासी लीडर फैसला मान ले तो जाहिर अदालत का फैसला आप लोग कह रहे हैं मानेंगे, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, मगर कबूल ना करे तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो फैसला मियां साहब मानेंगे भी जो भी आया और कबूल भी करेंगे? मुझे मालूम नहीं है जी, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि फैसलों पे अमल दरामद होना चाहिए और फैसले जो कबूल किए जाते हैं या मंजूर किए जाते हैं वो दुनिया में वो फैसले होते हैं जिनके बारे में ये राय होती है, जिसके हक में या जिसके खिलाफ फैसला आता है कि ये फैसला इंसाफ के और कानून के तकाजों के ऐन मुताबिक है। तो हमारे तहफुजात रहे हैं, वो सबको पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। JIT की तश्कील से लेके उनके काम के तरीकाकार पे अब ये मुअज़्ज़िज़ बेंच बना है, तो ये इस पर भी एक हमारे वकला ने जो है वो कुछ उनको इस पे हैरत हुई है कि ये इसकी फॉर्मेशन पे बहरहाल अपना जो भी हुक्म आएगा वो सर आंखों पर उस पर अमल दरामद होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं कि अब तक ये तवक्को है कि नहीं आ सकता क्योंकि जो मामलात हैं हमारे सियासी और कानूनी दोनों मुशीरों की राय है। मियाँ साहब को बुलाया तक नहीं, मियाँ साहब की जरा नहीं हुई, उन्हें मौक़िफ़ देने का मौका नहीं मिला। 5 रुकनी बेंच पर दायरे उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आते हैं, मगर उसके बावजूद बहुत कुछ जो अनप्रेसिडेंटेड हुआ है उस हवाले से भी बात कर रहे थे। कानूनी पहलू कि क्या कल होगा, ये 2 तो पहले ही फैसला दे चुके, तो जो बाकी 3 हैं वो अगर फैसला अपना बदलेंगे या ये 2 भी फैसला बदल सकते हैं, सब पर बात करेंगे। माहिर कानून अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाइख उस्मानी साहब जस्टिस रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सबकी राय मालूम करेंगे। अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया, इस केस के हवाले से मुतादिद दफ़ा आपका मौक़िफ़ मालूम करते रहे हैं हम। ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 रुकनी बेंच है, तो जो बाकी 2 ने फैसला दिया अब वो भी फैसला बदल सकते हैं या बस वो सिर्फ बैठे होंगे, बाकी 3 ने डिसाइड करना है कि उन्होंने उन 2 की तरफ जाना है या नहीं जाना? देखें जी, अब 5 मेंबर बेंच बन गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 मेंबर्स थे उन्होंने अपनी जजमेंट की जो तशरीह की है उसके मुताबिक ये 5 मेंबर बेंच ही बनना था और इन्होंने ही फाइनल फैसला करना है। तो वो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उससे पहले कि 3 या 5, वो तो अब ख़त्म हो गई। अब होगा ये कि ये जो 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने पहले डिस्क्वालिफिकेशन का फ़ैसला कर दिया है नवाज शरीफ साहब का, वो तो चूँकि JIT कोर्ट आई है और वो उसी की बिल्कुल सपोर्ट में आई है JIT की, बल्कि उसकी उन जो 2 मेंबर बेंच ने डिसाइड किया, जो उन्होंने फ़ैसला किया उसको ही आगे बढ़ाती है। तो ये 2 मेंबर जो जजेज़ हैं ये तो अपना फ़ैसला बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे, ये तो मेरा ख्याल है साफ़ नज़र आ रहा है। मतलब यानी मगर वैसे आपको लगता है कि अगर 5 रुकनी बेंच है तो ये 2 रुकनी तो पहले ही फैसला दे चुके थे और फाइनल फैसला था, अगर 5 रुकनी बनना था तो इन 2 को भी JIT की प्रोसीडिंग्स में फिर होना चाहिए था कि क्या पता ये फैसला बदल लेते या ये ठीक है इनको नहीं होना चाहिए था, अपना फाइनल फैसला दे चुके थे, बाकी 3 ने ही अपना फैसला महफूज रखा था। जी, मेरा अपना अंदाज़ा तो ये था कि जब JIT की फ़ाइनल रिपोर्ट आ गई और अगर यही 5 मेंबर बेंच ने फ़ाइनल फ़ैसला करना था अभी भी, तो फिर एक मेरे व्यू के अंदर तो बाकी दोनों जज साहबान को भी उस इम्प्लीमेंटेशन बेंच में बैठना चाहिए था जिसने 5 दिन बहस सुनी। लेकिन बहरहाल चूँकि JIT रिपोर्ट ही वो कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती उनकी जजमेंट को, तो उनका फ़ैसला तो यही मौजूद रहेगा। अब देखना ये है कि ये जो 3 जज साहिबान हैं इनमें से अगर एक भी अब फैसला कर देंगे डिस्क्वालिफिकेशन का, जो भी वजह हो उनकी, तो फिर ये 3 जजेस का फैसला समझा जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन का और 2 का दूसरी तरफ। तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्शन चेंज हो गया है, केस का तब्दील हो गया है इस 5 मेंबर बेंच के आने से, क्योंकि अब सिर्फ एक जज साहब ने डिस्क्वालीफाई करना है तो नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मैं ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हमारे साथ रहिए, मैं शाइख उस्मानी साहब की भी राय से हवाले से मालूम कर लूँ। शाइख उस्मानी साहब, अब ये 5 मेंबर अगर बेंच है तो ये फैसला एक ने इस तरफ जाना है या जिन्होंने अपना नोट लिखा वो भी बदल सकते हैं या वो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे? इन 3 में से अगर किसी ने फैसला कर लिया तो 3-2 हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ये किस तरह होगा कल? नहीं, देखिए वो 2 जजेस जो थे उनका फैसला तो फाइनल फैसला था, उन्होंने तो पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी थी।
इन 3 जजेस ने पिटिशन डिस्पोज ऑफ नहीं की थी। ये फर्दर उनको चाहिए थी, एविडेंस चाहिए थी। अब उनको एविडेंस मिल गई है। अब इन 3 जजेस के पास ऑप्शन है, अगर उनमें से फिर कोई फर्क आ जाता है, डिसेंट होती है और एक जज 2 जजेस के साथ मिल जाना चाहता है तो उसकी मर्जी। अगर तीनों जज एक फैसले पे पहुंचते हैं, एक ही फैसले पे, तो वो मेजॉरिटी जजमेंट हो जाएगी। यानी कि जो बाकी के 2 जजेस हैं वो सिर्फ बेंच में कल बैठे होंगे, मगर फैसला उनका तय है। इन 3 ने डिसाइड करना है, कल बताना है हमें, और वो बाकी 2 की फाइनलिटी हो चुकी है, फाइनल फैसला हो चुका है। हाँ, वही काउंट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा मैं अली ज़फ़र साहब साथ में ये बताइएगा, अब आप ये कह रहे हैं कि फिर 5 रुकनी होता, वही सुन लेता, मगर जीआईटी की रिपोर्ट इस हवाले से आई नहीं है। एक जो आप अगर साद रफीक साहब को भी सुन रहे हो कि उनके कानूनी मुशीरान की ये राय रही है मियाँ साहब की कि फैसला खिलाफ नहीं, उन्हें बुलाया भी नहीं है, उनको बुलाने की कोई जिरा नहीं हुई वज़ीर आज़म के हवाले से, तो ऐसे फैसला आएगा नहीं। अनप्रेसिडेंटेड होगा आपके ख्याल में अगर आ गया ऐसे फैसला, या हुए हैं माजी में? देखें जी, इसमें थोड़ा सा ना आई थिंक ये आप रूल आउट नहीं कर सकते डिस्क्वालिफिकेशन को। आप अपने इम्प्रेशंस लेके जो कुछ बहस हुई एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जो क्रिमिनल ट्रायल का मामला है, जहाँ तक ये फैसला करना है कि क्या करप्शन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और अगर हुई तो उसकी क्या सज़ा होगी, इस चीज़ का फैसला शायद ट्रायल के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि जो जीआईटी की रिपोर्ट है वो उसमें जो कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने फाइंडिंग दी है वो वन साइडेड है। वो जो शहादत जिस उन्होंने इस्तेमाल की है उस पर जिरा चूँकि नहीं हुई, तो जिरा के बगैर शहादत, क्रॉस एग्जामिनेशन के बगैर शहादत कन्विक्टेबल शहादत नहीं होती, उसके तहत सज़ा नहीं दे सकते। तो ये एक कानूनी नुक्ता अभी तक कायम है, चाहे वो 3 मेंबर हों या 5 मेंबर हों। तो जहाँ तक ट्रायल का ताल्लुक है, हो सकता है ये तीनों जो जज साहिबान हैं वो मैटर ट्रायल के लिए भेजें, क्रिमिनल वाला मामला जो है। लेकिन एक और इसका पहलू भी है केस का, और वो ये है कि अगर इनमें से एक जज ने भी ये फैसला कर लिया कि हमसे किसी पॉइंट पे, किसी नुक्ते पे झूठ बोला गया है या कोई ऐसा दस्तावेज दिया गया है हमें जो कि फ्रॉड है या गलत है या वो फोर्जरी है, तो फिर वो उस बेसिस पे, उस फैक्ट फाइंडिंग पे वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं आर्टिकल 62 और 63 के तहत। और अगर एक जज साहब ने भी ये फैसला कर लिया वो दूसरे पहलू पे, तो फिर वो 3 मेंबर बेंच की जजमेंट समझी जाएगी। तो ये एक 2 एस्पेक्ट्स में इसको आप देखें कि इसको। मैं कामरान मुर्जा साहब का भी मौक़िफ़ मालूम कर लूँ। कामरान मुर्जा साहब, ज़ाहिर है आप भी इस हवाले से अपना बड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ। अब ये आप जानते हैं, एक बड़ा करियर है आपका कानूनी, मगर ज़ाहिर तारीखी तौर पर पढ़ा भी होगा। ऐसी मिसाल मौजूद है कि एक बड़ा बेंच हो, उसी बेंच में से एक 3 मेंबर का छोटा बेंच बने, फिर वो 3 मेंबर बेंच एक जीआईटी को देखे, फिर वो वापस एक बड़ा बेंच बन जाए और वो बड़ा बेंच फिर फैसला करे। ऐसी नज़ीर मिलती है या ये अनप्रेसिडेंटेड है, या आपके इल्म में है कि तारीखी तौर पर ऐसी बातें हुई हैं? इस केस में जो कुछ भी हुआ है, मैंने कम से कम अपनी जो ना वो प्रैक्टिस में नहीं देखा। ये सब कुछ अनप्रेसिडेंटेड है, और इस बेंच का बनना, एक 184(3) में इस तरह का जो ना मामला इंटरटेन होना डायरेक्टली, उसके बाद जो है फिर जीआईटी का बनना, फिर जीआईटी में ऐसे लोगों का आ जाना, ऐसे अदारों के लोगों का आ जाना जिनका इस सिविल मैटर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। फिर उसके बाद 5 जजेस का फैसला, और उसमें इम्प्लीमेंटेशन बेंच की बात आ जानी। फिर इम्प्लीमेंटेशन बेंच के बाद जो है वो उसी का सुनना, और फिर फैसले के लिए फिर 5 जजों का इकट्ठा होना। तो ये सारा कुछ कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पहले दिन से, और ये सारा वो हो रहा है, उसी तरह से हो रहा है। जब अगर एक्सपेक्ट नहीं करे तो बहुत ही कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि बुलाया नहीं, वजीर आजम को लिखा था फैसले में कि बुलाया जा सकता, नहीं बुलाया, जिरा नहीं हुई और बगैर बुलाए डिस्क्वालीफाई हो जाएं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, और ये बुलाने की बात भी हो सकती है। अब मसला ये ना कि सुबह जो फैसला होगा, अब उसके बाद जो है वो सारी बातें क्लियर होंगी। ये हो सकता है, क्योंकि वो हमारा एक ऑब्जेक्शन ये था कि ये जो स्टेटमेंट जो यूज़ कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़, मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, वो ये जो पार्लियामेंट में उसने स्पीच की थी उसको यूज़ कर रहे हैं।
तो वो स्टेटमेंट जब तक कन्फ्रंट ना करवाई जाए कानूनी शहादत आर्डर में, उस वक्त तक यूज़ नहीं हो सकती। तो वो कन्फ्रंट कराने के लिए जो ना उनको बुलवाया जा सकता है और उसके उनके ऊपर सवाल जवाब हो सकते हैं, और उस सूरत में ये कानूनी तकाजा भी पूरा हो जाएगा। मैं शेख उस्मानी साहब, और अगर डिस्क्वालिफिकेशन का हो जाए, अदालत कोई भी फैसला कर सकती है, कल कोई भी फैसला आ सकता है, मगर अभी तक एक और काम जो नहीं हुआ, बात हो रही है बहुत ज़्यादा कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ, वो ये कि डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई है अदालत से मुख्तलिफ मामलात में, या 62-63 के केस में इलेक्शन कमीशन को मामला जाता है। कल ये हो सकता है क्योंकि खोसर साहब का जो जजमेंट था उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन का, कि डायरेक्ट कल ही अगर होता है फैसले के तहत हो जाए, या मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा जिसमें टाइम लग सकता है। देखिए, 2 जजेस ने जो पहले फैसले दिया था उसमें तो उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी कि नोटिफिकेशन इश्यू कर दी जाए कि वो मेंबर असेंबली के नहीं रहे। उन्होंने तो बाकायदा डायरेक्शन दे दी थी। अब ये 3 जजेस जो है, अब इनके पास ऑप्शंस हैं, या तो ये कहें कि ठीक है हम वही कहना चाहते हैं जो कि बाकी 2 जजेस ने कहा, या वो ये कह सकते हैं कि हाँ हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए उनको, लेकिन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पावर्स नहीं है कि हम उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। हम समझते हैं कि ये मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास रिफर किया जाए, वो फैसला करेगा फाइनली कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए ना किया जाए। ये अब ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। अगर ये 3 जजेस ये फैसला कर देते हैं तो वो फाइनल फैसला हो जाएगा। अली साहब, आपका क्या ख्याल, डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, ये भी हो सकता है? जी देखें, जैसा मैंने कहा कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि इसमें बहुत सारी इस केसेस में ऐसे डिसीजंस हैं जो कि पहले शायद नहीं हुए। तो ये कह देना कि ये नहीं हो सकता बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हो सकता है। इसका कानूनी जवाब मुझे एक ही नज़र आता है अगर ये हुआ, और वो ये है कि उनमें से आप भी ये फैसला करें कि हमारे सामने झूठ बोला गया है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया गया है, ऐसा कोई कागज़ दिया गया है, ऐसी कोई डिफेंस दी गई है जो कि झूठ पे और फरेब पे मबनी है। अगर ऐसी कोई कंक्लूजन, ऐसी कोई फ़ैसला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अनडिस्प्यूटेड हो इशू, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट कलअदम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और ऐसे प्रेसिडेंट हैं, ऐसी जजमेंटें हैं जहाँ डिस्क्वालीफाई किया गया है डायरेक्टली, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का ख्याल है कि हमें कोई ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं, ये तो कागज़ साफ साफ एक चीज़ ज़ाहिर करता है और उस कागज़ के बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया हो। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, बड़ा सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि अगर एक शख्स 16 साल का है और वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन गया है, तो उसकी जब डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आएगा तो कोर्ट सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देखेगा और उसको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ट्रायल की ज़रूरत नहीं। इस किस्म के मामलों में तो जजमेंट्स हैं जहां बिल्कुल किसी किस्म का अभाम नहीं, कोई डिनाइल नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत भी डिस्क्वालीफाई कर दिया है एक सिटिंग एमएनए को या एमपीए को। लेकिन इस केस में अब यही देखना है हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी कोई कागज़ को देखा है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करते हैं कि जनाब हमें एक डिक्लेरेशन नज़र आई है, उस डिक्लेरेशन के अंदर ये जो सैलरी इनको मिलनी थी नवाज शरीफ साहब को वो उन्होंने नहीं दिखाई और ये एडमिटेड पोजीशन है कि नहीं दिखाई, तो उस बेसिस पे हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। ये एक एग्जांपल हो सकता है जहां एक जज भी अगर साहब के पास जाहिर है तो अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो एक तो मामला था कि उनका जो बेसिक राइट है अपीलों का वो नहीं होगा, मगर दूसरा मामला है रिव्यू का। वो कैसे होगा? अगर रिव्यू करते हैं तो कोई और बेंच बनेगा, बड़ा बनेगा, क्या होगा? कोई अपील की गुंजाइश है उनके पास? नहीं जी, अपील की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे आइन और कानून में ये एक गैप है। रिव्यू हो सकता है और वो रिव्यू भी इन्हीं जजों के पास जाएगा और बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पे, बहुत उसमें खाली ये कहना पड़ेगा कि जनाब आपका जो फैसला है वो इन नुकात पे कानून के ख़िलाफ़ है। बहुत लिमिटेड ग्राउंड होती है, बहुत उसमें कोई अपील की आपके पास गुंजाइश नहीं कि आप दोबारा से केस आर्ग्यू करें। तो इन इफ़ेक्ट मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है कि तकरीबन 99% जो रिव्यूज़ हैं वो डिसमिस किए जाते हैं। सिर्फ 1% कोई बहुत यूनिक केस हो तो उसमें रिव्यू कर लिया जाता है, क्योंकि जज अपनी ही जजमेंट को देख रहा है। तो अपील ना होना ये एक गैप है कानून का जो अभी तक हमारे पार्लियामेंट ने उसको नहीं देखा और उस पर गौर नहीं किया, या किया है तो फिर उन्होंने कोई अमेंडमेंट नहीं की आइन में या रूल्स में।
मतलब साथ में मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, आप ये बताइएगा कि अगर इन तमाम बुनियादों पर अगर मियाँ साहब के खिलाफ आता है तो अदालत ने खुद ने कहा कि JIT ने मियाँ नवाज शरीफ साहब पर करप्शन का या किसी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम नहीं लगाया। अदालत ने भी माना JIT की रिपोर्ट में भी नहीं है। तो यानी कि जो मामलात हैं वो तो बच्चों के हैं। अगर बच्चों के मामलात पर फैसला मियाँ साहब के खिलाफ आया तो फिर बच्चों के खिलाफ भी आएगा और सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन पे मामला खत्म हो जाएगा या बात आगे बढ़ेगी? फिर सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन पे मामला ख़त्म नहीं होगा। डिस्क्वालिफिकेशन पे तो सिर्फ ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे से अलहदा हो जाए। बाकी क्रिमिनल साइड पे, इसके क्रिमिनल साइड पे बहुत सारी लिम्स निकलेंगी। फिर इसकी ये 9(5) वाली बात हो गई। क्रिमिनल साइड पे इलेक्शन कमीशन जब वो भिजवाता है वो भी क्रिमिनल साइड पे भिजवाता है, वो भी कंप्लेंट होती है, उसमें कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन होता है। या नए केसेस की रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, उनके जो भी जिनके खिलाफ भी मटेरियल को ऐसा मिल गया कि उन्होंने कोई टेम्परिंग वैम्परिंग की है, तो क्रिमिनल साइड तो जो है वो मौजूद रहेगी इन एनी केस। सिर्फ उसमें अब आर्गूमेंट ये है कि ये 62, 63 इन्वोक होगा या नहीं होगा। बाकी रिमेनिंग तो उसमें मटेरियल तो ऐसा आया हुआ है कि जिसमें क्रिमिनल साइड पे जो है ना मामला जा सकता है। अली ज़फ़र साहब, आप क्या समझते हैं डिस्क्वालिफिकेशन जिन ग्राउंड्स पर अगर होती है ज़ाहिर है कल अदालत जो भी फैसला दे तो फिर मामला वहीं रुक जाएगा या फिर आगे का मामला और बच्चों के मामलात हैं, मियाँ साहब पर तो डायरेक्टली कोई इल्ज़ाम नहीं, अदालत ने खुद ने भी कहा, तो फिर बच्चे बचेंगे या उनके खिलाफ भी केसेस का हुक्म देगी अदालत? शाहजेब, अगर तो जहाँ तक जिस तरह कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा, क्रिमिनलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, क्रिमिनल वो तो सबके खिलाफ खुलेंगे। फिर जो इस सारे मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन में मुलव्विस है या जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है, वो सब के खिलाफ अदालत कार्रवाई के लिए भेजेगी ट्रायल कोर्ट में, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन होती है सिविल नेचर की, वो उसमें क्रिमिनलिटी की एलिमेंट इतना नहीं होता, वो तो एक डिस्क्वालिफिकेशन है। और उसमें एक वो आर्टिकल 62 है जो कहता है कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं, जो कि ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में एक आर्टिकल आया था। वो वेग सा आर्टिकल है जो बड़ा, उस आर्टिकल के तहत, उस आइनी शिक के तहत आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जो जुर्म का इल्ज़ाम है, वो तो ट्रायल कोर्ट में ज़रूर जाएगा, वो तो आगे चलेगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन फाइनल नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह होगी और उसके आगे फिर आपका क्रिमिनल केस चलेगा। बहुत शुक्रिया सैयद अली ज़फ़र, हमारे साथ मौजूद थे। कानूनी मौक़िफ़ आपने सुना। इस्लामाबाद में इसके अलावा क्या क्या हो रहा है, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। चौनिसार साहब ने भी बातें की, पार्टी नहीं छोड़ा है वो, मगर साथ में मियाँ साहब को नसीहतें की, दोनों सिनेरियोज़ की। तो क्या क्या पता था उन्हें, क्या क्या हो रहा है इस वक्त नून लीग में, क्या हो रहा है? देखें, चौधरी निसार अली खान साहब वज़ीर दाखिला हैं और वज़ीर दाखिला की हैसियत से उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई होगी। लेकिन अगर आप उनकी गुफ्तगू जो है उसका बगौर जायजा ले तो साफ पता चलता है कि चौधरी निसार अली खान साहब को सिर्फ इतना पता हो सकता है कि कल फैसला आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को बताया होगा कि हमें स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए। और जैसा कि मेरी इतला के मुताबिक कल वहां पे रेंजर्स भी होगी, वहां पे FC भी होगी, पुलिस भी होगी। तो चौधरी निसार साहब जो है उन्होंने जो बात की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने दोनों बातें की हैं कि अगर फैसला हक में आता है तो फिर आपको आजिज़ी का मुजाहरा करना चाहिए, और अगर फैसला आपके खिलाफ आता है तो फिर आपको वो जो फैसला है उस पर किसी रिएक्शन का इजहार करने से पहले बहुत मरतबा सोचना चाहिए। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेज तो मुझे यही लग रहा है कि फैसला अगर आपके खिलाफ आए तो आप ओवर रिएक्ट ना करें, वैसा रिएक्शन ना करें जैसा कि 1998 में हुआ था, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी हमें इस फैसले को तस्लीम नहीं करना चाहिए। हाँ, वो आप ये भी कह रहे हैं कि आप उसको ये कहें कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लेकिन हम तस्लीम नहीं करेंगे, इस तरह की बात भी हो रही है। तो चौधरी निसार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैसेज बड़ा क्लियर है कि फैसला अगर आपके खिलाफ आता है तो आपको रियासती इदारों के साथ मुहाजराई से गुरेज करना चाहिए, और उन्होंने कुछ बैनुल अक़वामी साजिशों का भी जिक्र किया है। तो मैं समझता हूं कि अगर वजीर दाखिला को यह पता है कि फैसला आने वाला है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतवक्का फैसले के हवाले से मशवरे भी दे दिए गए हैं, तो वजीर आजम पाकिस्तान और उनकी काबीना के बहुत से जो दीगर अरकान हैं उनको भी पता होगा। तो इस सूरत हाल में अगर कोई मुस्लिम लीग नून का रहनुमा या कोई वजीर जो है वो ऐसा तासुर देता है कि जी ये तो हमें तो पता ही नहीं था, तो ये अचानक फ्राइडे के दिन जो है फैसले का अनाउंसमेंट की जा रही है, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है। उनको पता था कि फैसला फ्राइडे को ही आना है। मतलब साथ में ये बताइएगा, बात से इनकार है कि जी कोई बात ही नहीं हो रही कि मियां नवाज शरीफ साहब को के खिलाफ अगर फैसला आ जाए तो क्या होगा, शहबाज शरीफ बनेंगे, अगर वो बने तो इंटरिम का क्या होगा।
अभी तक आपको लगता है कि बात ही नहीं हो रही है, मानने को तैयार नहीं है, या हो रही है? आपने पहले भी कहा था कि हो रही है, नून लीग मानने को तैयार नहीं थी, हो रही है, कंसीड कर रहे हैं अब सामने कि क्या मामला होगा? देखिए शाहजेब साहब, जो हमारी सियासत है उसमें समटाइम्स हम देखते हैं कि लोग नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे गलत बयानी करते हैं और उसको वो जायज समझते हैं। समटाइम्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बुनियाद पर भी गलत बयानी की जाती है। अब मैं अब आपके साथ थोड़ी सी खुल के बात कर देता हूं कि मेरे साथ मुस्लिम लीग नून की एक बहुत अहम शख्सियत, जो कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब का बहुत भरपूर तरीके से दफा कर रही है, उन्होंने प्राइवेटली मेरे साथ ये बात की कि एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में वजीर आजम साहब ने कुछ जो लोग हैं उनसे पूछा कि वजीर आजम किसको होना चाहिए, और कुछ लोगों से खुद भी पूछा कि आपका भी नाम है, आपका क्या ख्याल है। तो ये बात दुरुस्त है कि सब ने कहा जी कि हमें इस मामले पर कोई गौर करने की जरूरत नहीं है, किसी नाम पे गौर करने की जरूरत नहीं है, हमारे उम्मीदवार आप हैं, हमारे वजीर आजम आप हैं और हमें किसी और ऑप्शन पे गौर करने की जरूरत ही नहीं। ये बात जरूर हुई है, लेकिन ये बात गलत है कि वजीर आजम साहब ने इस पर सलाह मशवरा नहीं किया। उन्होंने बातचीत की है और इसीलिए बात अंदर से निकलती है और फिर बहुत से नाम जो हैं वो जेरे बहस आ जाते हैं। मसलन जब शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम आया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। एहसन इकबाल साहब का नाम निकला, एक तरफ से नहीं 3-4 तरफ से निकला, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि वजीर आजम साहब की मर्जी होगी, जो वजीर आजम साहब का फैसला होगा वही हमारा होगा। और आप खुर्रम दस्तगीर खान साहब से पूछ सकते हैं कि मैं तो उनको 3 महीने से कह रहा हूं, खुर्रम साहब आपका नाम सुन रहा हूं मैं, और वो कहते हैं अच्छा जी, पहले कहते थे अच्छा ये तो मैंने आपकी जुबान से सुना है, अब फिर उन्होंने कहना शुरू किया हाँ मैंने भी सुना है। तो 3 महीने शाहजेब साहब, 3 महीने से आप खुर्रम दस्तगीर खान साहब से आप कंफर्म कर लें कि 3 महीने से मैं उनको कह रहा हूं कि भाई मैंने आपका भी नाम सुना है और भी नाम सुन रहा हूं। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ साहब का नाम जो है वो सबसे आखिर में आया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कम से कम 3 महीने से इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, मुख्तलिफ वजीर हैं, उनका नाम बतौर मुतवक्का वजीर आजम के अंडर डिस्कशन था। और मेरी इतला के मुताबिक ये कुछ नाम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की एक गैर रस्मी मीटिंग थी, उसमें भी कुछ नाम डिस्कस हुए हैं। अलबत्ता चौधरी निसार साहब से जब ये कहा गया था कि जी आपका भी नाम है, तो उन्होंने कह दिया था जी कि मैं इस रेस में हुई नहीं, मैं वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हुई नहीं, और आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसको क्लियर भी कर दिया। लिहाजा ये एक सियासी हिकमत अमली के तौर पे मुस्लिम लीग नून बार बार कह रही थी कि हमारा पहला उम्मीदवार भी नवाज शरीफ है, दूसरा भी नवाज शरीफ है, तीसरा भी नवाज शरीफ है, लेकिन अंदर की बात यह है कि काफी सारे नामों पे ये गौर व फिक्र करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। जैसा कि अब खतरा सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चों को भी है। मरियम नवाज साहिबा को बाकायदा तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था कि वो मुस्तकबिल हैं नून लीग का, तो खतरा उन्हें भी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से, तो ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ साहब की काबीना में तो हैं ही, मगर मरियम नवाज साहिबा के भी बहुत करीब हैं। वो खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारहा ये बात करती रहीं कि मुस्तकबिल है मरियम नवाज साहिबा। तो खुद मरियम नवाज साहिबा कितनी परेशान है, हाउस ऑफ शरीफ में ये परेशानी कितनी है कि सिर्फ बात मियाँ साहब तक रुकेगी या बात बच्चों तक जाएगी, मरियम नवाज साहिबा तक भी जाएगी, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जब ये अचानक अनाउंसमेंट आई कि कल 5 रुकनी बेंच फैसला देगा पनामा का, तो ये कितनी अचानक थी? क्या आमतौर पर भी ऐसा ही होता है या 2-3 बजे तक पता चल जाता है? शाम में देर से कैसे पता चला? सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त क्या हो रहा है? जाहिद गिशकोरी सुप्रीम कोर्ट की बाहर मौजूद हैं इस्लामाबाद में। जाहिद बहुत शुक्रिया। जाहिद आप फॉलो करते रहे, आमतौर पर ये जल्दी पता चल जाता है या इस तरह होता रहता है, देर से पता चला और सिक्योरिटी के इंतजाम अचानक करने पड़े या पहले से हो गए थे? शाहज़ीब, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल गैर मतवक्को तौर पर ये एक अचानक सी अनाउंसमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज हम सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मौजूद थे, हमें ये बताया गया था कि जो पनामा इम्प्लीमेंटेशन बेंच है उसके 2 जजेस अगले हफ्ते यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद नहीं होंगे, और ये मुमकिन तौर पर कहा जा रहा था कि 11 अगस्त के बाद ये फ़ैसला आ सकता है। लेकिन उसके बाद 6:50 पर सुप्रीम कोर्ट से ये एक अचानक से अनाउंसमेंट आई कि कल यहाँ पर 11:30 बजे
के करीब कमरा नंबर 1 में बाकायदा 5 जजेस का बेंच बैठ रहा है पानामा का, और वो फैसला देने वाला है। उसके बाद जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बारे में हमें बताया जाता है, इस वक्त गैर मामूली सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर तैयार किए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर कार्ड इशू कर रही है अंदर दाखिल होने के। 3000 के लगभग यहाँ पर नफरी होगी, जिसमें FC, रेंजर, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के लोग मौजूद होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सेंसिटिव यहाँ पर इमारतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, साथ पार्लियामेंट है, उनकी छतों पर पाकिस्तान मिलिट्री के लोग भी मौजूद होंगे। तो ये ओवरऑल एक अचानक सा जो अनाउंसमेंट हमारे सामने आया, और ये 16 घंटे पहले सामने आया है। इससे पहले अगर पीछे आप देखें, 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंटरम ऑर्डर के लिए अप्रैल में 20 अप्रैल को बता दिया था कि फलां दिन ये फैसला अनाउंस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। थे कि आमतौर पर जल्दी हो जाता है, इंटरिम ऑर्डर का भी 3 दिन पहले बताया था, अचानक हुआ, फिर तेज़ी से सिक्योरिटी के इंतजाम हुए हैं, कल यह फैसला आएगा। हमारे साथ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा मौजूद हैं, और जैसा कि हम कह रहे थे कि आप मियां नवाज शरीफ साहब की काबीना में तो हैं ही, मगर साथ ही मरियम नवाज साहिबा के भी बड़े करीब हैं। और जब फैसले की तलवार मियां नवाज शरीफ साहब के गिर्द लटक रही है, तो साथ साथ मरियम नवाज साहिबा का क्या मामला होगा, क्योंकि केस उनका था, बच्चों के केस के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला आना है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, बहुत शुक्रिया। कितनी परेशानी है हाउस ऑफ शरीफ में? मरियम नवाज साहिबा कितनी परेशान है? ज़ाहिर है आप तो खुद बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती रही हैं कि वो मुस्तकबिल है नून लीग का, तो मियां नवाज शरीफ साहब भी नहीं, उस जो नून लीग का मुस्तकबिल है उस पर भी फैसला आ सकता है। कितनी परेशानी है हाउस ऑफ शरीफ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, पहले तो मैं ये कहूँगी कि फ़ैसला तो आना था, और फ़ैसले का इंतज़ार सबको था पाकिस्तान में। और जहाँ तक आपने परेशानी की बात की, तो मेरे ख़्याल में शरीफ ख़ानदान में, और मैं बिल्कुल किसी एग्जैजरेशन से काम नहीं ले रही, शरीफ ख़ानदान बिल्कुल मुतमईन, और उस इत्मीनान की वजह सिर्फ ये है कि जिस तरह कोर्ट को असिस्ट किया गया, और जो कोर्ट ने चीज़ें मांगी, JIT के अंदर भी सब कुछ, जो कुछ शरीफ ख़ानदान अपने पिछले 3 नस्लों के रिकॉर्ड को, अवेलेबल रिकॉर्ड्स को पेश कर सकता था, और इसी तरह मरियम नवाज़ के मामले में भी उनको ये मालूम है और यकीन है कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया वो तमाम चीज़ें सच पर मबनी है। इसलिए तमाम इत्मीनान इसलिए भी है, और ये जब किसी को मालूम हो कि कोई गलत काम किया हो तो उस वक़्त परेशानी होती है। और जो वज़ीर आज़म ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा हो, उस फैसले के इंतज़ार में ना कोई परेशानी उस शख्स को होती है जिसने खुद सुप्रीम कोर्ट को इनवाइट किया भी नहीं है। मरियम साहिबा, परेशानी कि ज़ाहिर खुद खत लिखा था, मगर उसके बावजूद 2 जो अब मेंबर हैं इस बेंच के, वो पहले ही मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला दे चुके। तो इस बात की भी परेशानी नहीं है कि 3 रुकनी बेंच नहीं, बल्कि जो 5 रुकनी बेंच है वो फैसला देगा, जिसमें से 2 पहले ही खिलाफ दे चुके हैं, 3 में से किसी एक ने इस तरफ जाना है। इस बात की भी मायूसी और परेशानी नहीं? देखिए, इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 5 जजेस का ये फैसला था कि जो फैसला है वो उस पर फर्दर प्रोब की ज़रूरत है, और इसीलिए JIT बनी थी, और JIT के ऊपर जो कंसर्न्स थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हो चुके हैं। तो अब फैसला जो बाकी 2 जजेस ने भी देना है, उन्होंने जो जितने तहफ़्फ़ुज़ात JIT के ऊपर थे, और उसके बाद जितने दस्तावेज शरीफ फैमिली ने जमा कराए हैं, उनको भी फैक्टर करना होगा। तो मेरे ख्याल में ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि फैसला क्या आएगा। और जो जजेस जिन्होंने 5 बाकी के 2 जजेस ने डाइसेंटिंग नोट किया था, एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन्होंने डाइसेंटिंग नोट लिखा था वो अपना फैसला रिव्यू करें, जबकि लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो तो अपना फैसला दे चुके। आप कह रही हैं कि JIT के से मुतालिक जो कंट्रोवर्सी इस तरह का तासुर शाज़ेब इस तरह का तासुर देना कि फ़ैसला ख़िलाफ़ आएगा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा गैर मुनासिब होगा। और मैं तो ये समझती हूँ कि जो 2 जजेस हैं, जो और ज़्यादा दस्तावेज़ दिए गए हैं, फिर JIT का एक प्रोसेस हुआ है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात को भी आपने देखा कि पूरे एक प्रोसेस के ज़रिए हुआ है। तो मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त होगा कोई भी प्रेडिक्शन करना कि फ़ैसला क्या आएगा। और हमें उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन है, कानून है, जिसके मुताबिक फ़ैसला आना है, और जजेस इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म को, क्योंकि तमाम चीज़ें पेश कर दी गई हैं, और ये भी मालूम है कि ना किसी किस्म की, और ये इस्टेब्लिश हुआ है JIT में, ये इस्टेब्लिश हुआ है कि वज़ीर आज़म का करप्शन के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक, एक भी पैसे का नहीं जुड़ा, और किसी किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ उनकी फैमिली हैं उसके साथ भी वज़ीर आज़म का ताल्लुक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में फैसले के बारे में नेगेटिव प्रेडिक्शन देना थोड़ा सा कबल अज़ वक्त और गैर मुनासिब होगा। बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद थी, कह रही थी कि मरियम नवाज शरीफ हों, दोनों को मस्बत फैसले की तवक्को है। ये कहना कबल अज़ वक्त है। तो बाकी
दो जो मेंबर हैं जिन्होंने डाइसेंटिंग नोट लिखा था उनके हवाले से भी कह रही हैं कि जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो हमारे एतराज़ात हैं, वो देखेंगे GIT के हवाले से। दिलचस्प मामला होगा कल, अहम दिन है कल। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे और बहुत अहम मामला इन पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद। कल जो भी फैसला आया तारीखी होगा, मगर नई तारीख कब बनेगी? अगर मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए तब, या मियां नवाज शरीफ साहब बच गए और अपना टेन्योर मुकम्मल कर लिया, अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली इलेक्ट होने के बाद, तब नई तारीख कब बनेगी? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल हो गए तो ठीक, नाअहल ना हुए तो कुछ नया होगा, क्योंकि कम अज़ कम मुल्क की तारीख के लिए नया होगा। वज़ीर आज़म फैसले से बच गए तो मुल्क की तारीख में वो वाहिद वज़ीर आज़म होंगे जो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इससे पहले कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत यानी 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। तो कल के फैसले में अगर वज़ीर आज़म बच गए और अगली इंतखाबात तक रह गए तो नया ज़रूर होगा। डिस्क्वालीफाई हो गए तो इस मुल्क के लिए नया कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी वज़ीर आज़म को फौजी आमिर ने हटा दिया, किसी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया गया, कोई सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो गया और कोई आइन की आर्टिकल 58(2)B का शिकार हो गया। हत्ता कि आमरीतों के दौर में अपनी पसंद से लाए गए वज़ीर आज़म भी अपनी मुद्दत मुकम्मल करने की हसरत लिए वज़ीर आज़म हाउस से चले गए। लियाकत अली खान 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, यानी 4 साल 2 माह 2 दिन तक वज़ीर आज़म रहे। फिर 16 अक्टूबर 1951 को शहीद कर दिए गए। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वज़ीर आज़म बने 17 अक्टूबर 1951 से 17 अप्रैल 1953 तक, 1.5 साल तक वज़ीर आज़म हाउस में रहे। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा वज़ीर आज़म बने, वो अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सके, सिर्फ 2 माह 26 दिन वज़ीर आज़म रहे। चौधरी मोहम्मद अली को मुल्क का चौथा वज़ीर आज़म बनाया गया, 1 साल 1 माह बाद वो भी रुखसत कर दिए गए। तो गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा से इख्तिलाफात की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा। हुसैन शहीद सरवर्दी 12 सितंबर 1956 से अक्टूबर 1957 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और वो भी सिर्फ 1 साल 1 माह 5 दिन वज़ीर आज़म हाउस में गुजार सके। उन्हें भी गवर्नर जनरल से इख्तिलाफात की वजह से घर जाना पड़ा। और उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा ने इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर को मुंतखब किया और वो भी 1957 को उन्होंने चार्ज संभाला और वो सिर्फ एक माह 29 दिन बाद दिसंबर में इस्तीफ़ा देकर अलग हो गए। और यही कुछ मलिक फ़िरोज़ खान नून के साथ हुआ। वो 7वें वज़ीर आज़म की हैसियत से आए, 9 माह 21 दिन तक वज़ीर आज़म रहे। फिर जनरल अयूब का मार्शल लॉ आ गया, इक़्तिदार से हटा दिया गया और 7 दिसंबर 1971 को नूरुल अमीन को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया, मगर वो सिर्फ 13 दिनों तक वज़ीर आज़म रहे। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अपने पहले टेन्योर में 5 साल इसलिए मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने कबल वक्त इंतखाबात कराए, मगर उसके बाद इंतखाबात के बाद उनका तख्ता उलट दिया गया, मार्शल लॉ लगा, अपना टाइम पूरा नहीं कर पाए। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 58(2)B का शिकार हुई। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 58(2)B का शिकार हुई, दोनों ही 3 साल से ऊपर नहीं जा सके। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई 58(2)B और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ लग गया। और उसके बाद जमाली हों, वो अपना टाइम नहीं पूरा कर सके, हालांकि परवेज़ मुशर्रफ साहब के पसंदीदा थे, उन्होंने खुद ने लगाया, मगर इख्तिलाफात हुए, उन्हें जाना पड़ा। शौकत अजीज़ आए, उनका टेन्योर पूरा हो नहीं सकता था क्योंकि वो जमाली के बाद आए। और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालती फैसले के नतीजे में घर जाना पड़ा, नहीं टाइम मुकम्मल कर पाए। और उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ आए, उन्हें जितनी मुद्दत मिली उतने ही वज़ीर आज़म रहे, 5 साल उन्हें भी नहीं मिले। तो कल अगर मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए या पाकिस्तान की तारीख के लिए नया नहीं होगा। डिस्क्वालीफाई ना हुए तो नया होगा अगर उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। और इसमें सब में मोहम्मद साहब भी हैं जो ज़ियाउल हक ने खुद ने वज़ीर आज़म लगाए और वो भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, उन्हें भी ज़ियाउल हक ने हटा दिया। तो कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में अपने जो टेन्योर है वो पूरा नहीं कर सका। कल देखते हैं कि नई तारीख बनेगी या तारीख अपने आप को दोहराएगी। तारीख नई उस वक्त बनेगी अगर डिस्क्वालीफाई नहीं होते और टाइम पूरा करते हैं, तारीख दोहराएगी उस वक्त अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और ये जितने भी वज़ीर आज़म हमने बताए हैं उनकी सफ़ में जाकर मियां नवाज शरीफ साहब जिस सफ़ में खुद भी 2 दफ़ा पहले खड़े हुए थे, दोबारा खड़े हो जाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अहम इशू की। खदीजा सिद्दीकी केस आज आगे बढ़ा और आज आगे बढ़ने के बाद बाकायदा तौर पर लेबॉर्ट्री से फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट आई। जो शाह हुसैन हमला करने के बाद मुबैना तौर पर अपना हेलमेट वहाँ भूल कर चला गया था या गिर गया था भागते हुए, उसका हेलमेट जब उसके आज फॉरेंसिक्स हुए तो उसमें खदीजा के खून के निशान से पता चला कि खदीजा का खून है। और जो शाह हुसैन का पसीना था उससे पता चला कि ये शाह हुसैन ही का हेलमेट है। इंतहा से ज़्यादा अहम रिपोर्ट है जिसमें शाह हुसैन के वकला ये कोशिश करते रहे कि इसे रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए। उनके वालिद साहब भी कोशिश करते रहे। अदालत ने फैसला महफूज रखा है, हफ्ते को फैसला आएगा
हमने माहिरीन से पूछा तो उन्होंने कहा इससे अहम कोई रिपोर्ट हो नहीं सकती। फॉरेंसिक रिपोर्ट है, डीएनए की रिपोर्ट है जो साबित करती है कि हेलमेट शाह हुसैन का, उसमें पसीना शाह हुसैन का, उस पर खून के निशान खंजर लगने के बाद खदीजा के, इससे अहम रिपोर्ट हो नहीं सकती, इससे अहम एविडेंस हो नहीं सकती। पहले भी अहम एविडेंस मौजूद है, हमला करते हुए सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जख्मी शाह हुसैन की तस्वीर मौजूद है, खदीजा का बयान मौजूद है, शवाहिद मौजूद हैं, गवाहों के बयान मौजूद हैं, मगर ये फॉरेंसिक एविडेंस है, ये साइंस की एविडेंस है, इससे आम हो नहीं सकती। देखना होगा कि जज साहब इस पर क्या फैसला देते हैं। मगर आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह हुसैन के वालिद बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे थे, एक एंकर से बड़े नाराज थे, एक चैनल से बड़े नाराज थे। क्या कह रहे थे? किसी चैनल से हमें कोई ना इत्तफाकी नहीं, किसी चैनल से हमें नाराजगी नहीं, लेकिन जियो से हमें बहुत बड़ी नाराजगी है। बगैर फैक्ट्स लिए, बगैर कोई कागज देखे जियो के एंकर ने, मुझे नहीं उनके नाम का पता, मेरी जियो इंतजामिया से ये गुजारिश है, मैं उनसे कहूंगा उस एंकर के खिलाफ नोटिस लिया जाए जो यक तरफा, जो वन वे ट्रैफिक चलाकर इस केस को अपने जाती ताल्लुकात की वजह से इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है वो आदमी। आज आप सब लोग चैनलों में ये सुन रहे हैं, अदालत जो फैसला करे हमें मंजूर करना चाहिए। दोनों पार्टियों को, प्रोसिक्यूशन ने और मदइयों ने मसनूई तरीके इख्तियार करके इस केस को इतना हाइप किया कि आज हर आदमी खंजर 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 का नाम झूठा, ये सारा बयान सुन के। दुरुस्त कह रहे हैं तनवीर हाशमी साहब कि हर आदमी अब खंजर 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 की बात कर रहा है। तनवीर हाशमी साहब, आपने हम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि सब हमारी वजह से खंजर 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 कर रहे हैं। ये हमारी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि खदीजा सिद्दीकी को 23 खंजर के वार लगे हैं, उसके जिस्म पर निशान हैं, मेडिकल रिपोर्ट यही कहती है। तनवीर हाशमी साहब, हमने अपने फ़राइज़ का पता है और हमने उसको पूरा करते हुए इस केस के मुतालिक दस्तावेज़ात ही नहीं बल्कि आपके बेटे के खून से लथपथ तस्वीर, तफ्तीशी अफसरान का ऑफ द रिकॉर्ड, आपके बेटे के मुलविस होने के हवाले से बयानात सब दिखाए। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमने आपको बुलाया नहीं, आपको हमारे प्रोड्यूसर की जानिब से फ़ोन कॉल भी मौसूल हुई पहला इंटरव्यू करने से पहले खदीजा का, और उसके बाद भी, और आप हमारे प्रोग्राम में आकर अपना नुक्ता नज़र पेश करें इसलिए बुलाया। आपने हामी भी भरी, लेकिन बाद में आप मुकर गए कि जी मैं अपने कानूनी टीम से मुशावरत की है मैंने, और उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि आप मीडिया पर ना जाएं। हमने अपनी अखलाकी फ़र्ज पूरा किया, अखलाकी जिम्मेदारी पूरी की, पीछे हटने वाले आप थे। हम आपको अब भी दावत देते हैं, अब भी आइए, अपने बेटे को भी लाइए। खदीजा खुद आपके साथ उस वक्त भी तैयार थी शो में आने के लिए, अब भी तैयार है। बहरहाल हमने इस प्लेटफॉर्म से आला अदलिया से इंसाफ की अपील की थी कि ये केस आगे नहीं बढ़ रहा, और एक बच्ची 1 साल से दर दर की ठोकरें खाकर भी इंसाफ नहीं ले पा रही थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, रोजाना की बुनियाद पर केस चलाने का हुक्म दिया। अगर आप पर इल्ज़ाम झूठा था तो आपको गुस्सा नहीं खुश होना चाहिए था, ताकि जल्दी जल्दी केस खत्म होता, आपका बेटा बरी होता। वहाँ एक बात पर आपने आवाज़ उठाई कि जब आपने खदीजा की अपने बेटे के साथ तस्वीर को दिखाकर अदालत में ये साबित करने की कोशिश की कि खदीजा बदकिरदार है, तो हमने इस मामले पर भी आवाज़ उठाई। यानी एक ही तस्वीर में आपका बेटा बाकिरदार क्योंकि वो मर्द है और खदीजा इसलिए बदकिरदार क्योंकि वो लड़की है, आवाज़ उठाई। अब खवातीन के साथ ऐसे रवैयों पर तो हम आवाज़ उठाएंगे और बार बार उठाएंगे। आप हमें अदालत ले जाएं तो वहाँ भी मौजूद जज साहिबान के सामने भी उठाएंगे। हमारी उम्मीद है कि ये केस एक मिसाली केस बने, ताकि कौम की बेटियां अदालतों की तरफ जब भी नज़र उठाकर देखें तो इस उम्मीद के साथ कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कल को जब वो जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो कोई खौफ उनके कदम ना रोक ले, वो ये सोच कर ना डरें कि वो लड़की है, इस मुआशरे के ताकतवर मर्द उन्हें इंसाफ नहीं लेने देंगे, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, उन्हें कमज़ोर बनाएंगे, उनके घर वाले मजबूर हो जाएंगे और घर की 4 दीवारी में उनको वापस ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए ये आवाज़ हमने उठाई है और हम हमेशा उठाते रहेंगे जब तक कि ये उम्मीद हर लड़की को ना हो कि उसे इंसाफ मिलेगा, अपने किरदार पर सवाल उठाए बगैर इंसाफ मिलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।